अप्रोचेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी कम्युनिटी के लोगों को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, यानी लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। फर्स्ट अप्रोच में लोगों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड सेकंड इज़ मेकिंग कंपैरिजन। जब भी कभी हम कंपैरिजन वर्ड यूज़ करते हैं तो हमेशा हमें टू ग्रुप्स को लेना होता है कंपेयर करने के लिए। कभी भी एक ग्रुप लेने से कंपेयर नहीं किया जा सकता। इन दोनों टाइप से हम कम्युनिटी की पॉपुलेशंस को अप्रोच करते हैं, क्वेश्चंस पूछ के या फिर कंपेयर करके, जिससे हमें रिजल्ट मिल सके। फर्स्ट अप्रोच इज़ आस्किंग क्वेश्चन। Epidemiology defined as being means of learning or asking questions and getting answers that leads to further questions related to the health events. For example, जब कोई पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर पेशेंट से कई तरह के क्वेश्चंस करता है और पेशेंट उसका आंसर देता है। तो पेशेंट के थ्रू दिए गए आंसर्स के बेस पर ही डॉक्टर क्या करता है, डिजीज़ और डायग्नोसिस का पता लगाता है। इसमें एपिडेमियोलॉजी कई तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है, जैसे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी, इसका फैलाव कहाँ तक था, कौन कौन इससे अफेक्टेड हुआ था, ये क्यों हुई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रॉब्लम क्या थी, इतने सारी स्टडी होने के बाद हमें पता चला कि ये कोरोना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ पर हुई थी, वुहान सिटी चाइना में हुई थी, कब हुई थी, दिसंबर में हुई थी, और इसका फैलाव कहाँ तक था, ये वर्ल्ड वाइड था, कौन कौन इससे अफेक्ट हुआ था, क्योंकि ये पैंडमिक सिचुएशन थी तो पूरे जो कंट्री में जो लोग रह रहे थे, जो भी इसके संपर्क में आ रहे थे, वो क्या सब अफेक्टेड हो रहे थे। और ये क्यों हुई थी, ये फूड मार्केट की वजह से हुई थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस एपिडेमियोलॉजी कम्युनिटी के पॉपुलेशन से पूछ सकता है, कब, कहाँ, कैसे, कौन इससे अफेक्टेड हुआ था और ये क्यों हुई थी। इस तरह के क्वेश्चंस कम्युनिटी के लोगों से पूछ सकता है, जिससे उसको आगे प्लानिंग करने में इजी हो सके। जब एपिडेमियोलॉजिस्ट को यह पता चलता है कि कौन सी डिजीज़ कम्युनिटी में फैल रही है, किस तरीके से फैल रही है और कौन से लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में हेल्थ से रिलेटेड कौन से एक्शंस ले सकते हैं। फर्स्ट, व्हाट कैन एक्शंस बी डन टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल, कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन से प्रिकॉशंस हमने लिए, जैसे फ्रीक्वेंटली हम हैंड वॉश कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर रहे हैं और अब वैक्सीन ले रहे हैं। नेक्स्ट, हाउ कैन इट प्रिवेंट इन फ्यूचर्स। ये डिजीज़ दोबारा से फ्यूचर में हमें फेस ना करनी पड़े, तो ऐसे में हमें इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं। व्हाट एक्शंस टेकन बाय कम्युनिटी बाय द हेल्थ सर्विसेज और अदर सेक्टर्स। इसमें क्या है, कम्युनिटी के लोगों को हमें कैसे अवेयर करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दे के, टेलीविज़न्स, रेडियो में सारी अवेयरनेस हम फैला सकते हैं, जिससे कम्युनिटी के लोगों तक ये अवेयरनेस आ जाए कि हमें इससे किस तरह से बचा जा सकता है। संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया, खाने पीने का सामान मुहैया कराया गया, जो गरीब लोग थे उनको राशन पानी फ्री बांटा गया था गवर्नमेंट और NGOs के थ्रू। नेक्स्ट, व्हाट रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, हाउ आर दे ऑर्गेनाइज। प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कई तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जैसे हेल्थ केयर स्टाफ्स, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और भी बहुत सारे। तो ऐसे में जो स्टाफ्स है और जो पेशेंट हैं उनको इन्फेक्शन से कैसे बचाया गया, PPE किट मुहैया कराई गई, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर की ज़रूरतों को पूरा कराया गया, सैनिटाइज़र का छिड़काव भी करवाया गया और बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज थे जिसमें प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए रिसोर्सेज को बहुत ही वेल तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, व्हाट डिफ़िकल्टीज में अराइज। जब भी कोई नई प्रॉब्लम या फिर नई डिजीज़ अक्कर होती है तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज लोगों को होती हैं। जैसे जब संपूर्ण लॉकडाउन लगा था, लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट आ गई थी, वेतन के भुगतान में भी प्रॉब्लम आई थी, किसी को सैलरी मिल रही थी, किसी को आधी मिल रही थी। जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनमें स्टडी इश्यूज आ गए थे क्योंकि स्कूल और कॉलेज बंद हो गए थे। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, ऑनलाइन स्टडी इश्यूज आ रहे हैं, कभी नेट ख़त्म हो जाता है, कभी चार्जिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, तो बहुत सारे इश्यूज है। अब क्या हो रहा है, इसकी वजह से फिजिकली और
इश्यूज भी हम लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इन सभी पॉइंट से एपिडेमियोलॉजिस्ट जो होता है वो इवेलुएट अच्छे से कर पाता है। जैसे हमारे इंडिया में पहले पीपी किट नहीं बनती थी, लेकिन आज के टाइम पे पीपी किट भारत देश में बनने लगी और हमारे आईसीयू में इतने वेंटिलेटर्स भी नहीं थे, ऑक्सीजन प्लांट भी बहुत कम थे। अब धीरे धीरे ये प्रॉब्लम से धीरे धीरे क्या हो रही है, सॉल्व होती जा रही है। सेकेंड अप्रोच ऑफ द एपिडेमियोलॉजी इज मेकिंग कंपैरिजन। द कंपैरिजन बिटवीन टू ग्रुप, one group having disease and second group not having disease. By making comparison, epidemiologist getting clear of etiology. इसमें क्या होता है, एपिडेमियोलॉजिस्ट को क्लियर ईटियोलॉजी को जानने के लिए दो ग्रुप में लोगों को डिवाइड करना होता है जिससे उसे बेटर रिजल्ट मिल सके। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। एपिडेमियोलॉजिस्ट किसी भी डिजीज़ को स्टडी करने के लिए दो तरीके के मेथड का यूज़ करता है। जैसे फर्स्ट है ऑब्जर्वेशनल मेथड, सेकंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड्स नाम से ही मालूम होता है कि ऑब्जर्व करके स्टडी करना, और दूसरी ओर एक्सपेरिमेंटल मेथड में एक्सपेरिमेंट करके या फिर इंटरवेंट करके स्टडी करना। ऑब्जर्वेशन स्टडी को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव स्टडी और सेकंड एनालिटिकल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में बताइए कि इंटरवेंशन करके स्टडी करना। फर्स्ट ऑब्जर्वेशनल मेथड में डिस्क्रिप्टिव स्टडी, यू ओनली डिस्क्राइब, एनालिटिकल स्टडी यू एनालाइज, एंड इंटरवेंशनल स्टडी यू गिव सम इंटरवेंशंस और एक्सपेरिमेंट। अब इस क्लासिफिकेशंस को समझने के लिए एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे हाइपोथेसिस, कोई भी अजम्पशंस या फिर कोई भी थ्योरी विच इज़ नॉट येट प्रूवन, यानी कोई ऐसी स्टेटमेंट जो अभी तक प्रूव नहीं हुई है, तो इसे हम कह सकते हैं हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, आपको इसमें हाइपोथेसिस बनानी होती है। हाइपोथेसिस आप तीन चीज़ों को इंक्लूड करके बना सकते हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड प्लेस एंड थर्ड टाइमिंग। फॉर एग्जाम्पल, possibly lung cancer, which is most common cancer of males in India in 2018, is caused by smoking. आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ेंगे और समझेंगे। पॉसिबली लंग कैंसर डिजीज़ आ गई इसमें, पर्सन्स में मेल अफेक्ट हुए, प्लेस में इंडिया आ गया, और इन 2018 में टाइम भी मेंशन हो गया। इज कोज्ड बाय स्मोकिंग, रिस्क फैक्टर्स भी इसमें इंक्लूड किया गया। सो दिस इज़ ए फुल और कंप्लीट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पर्सन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको डिटेल में समझेंगे। क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी में जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है डाटा को कलेक्ट करता है 3 मेथड से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड प्लेस एंड थर्ड टाइम। इनको इंक्लूड करके पर्सन्स कैरेक्टरिस्टिक्स में देखता है कि कौन से एज ग्रुप के पर्सन हैं, कौन से जेंडर अफेक्ट हुए हैं ज़्यादा, कौन से रेस ग्रुप के, मैरिड या अनमैरिड पर्सन, कौन से ऑक्यूपेशंस के लोगों को ज़्यादा अफेक्ट किया जा रहा है, एजुकेशंस ग्रुप क्या था, इनकम ग्रुप क्या रहा, कौन सी क्लास को अफेक्ट कर रहा है, लो, मिडल या फिर हाई को, डाइटरी हैबिट्स को भी इसमें चेक करते हैं। सेकंड में क्या करेंगे, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द केसेस। इसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी में प्लेस डिस्ट्रीब्यूशंस के अकॉर्डिंग एपिडेमियोलॉजिस्ट डाटा को कलेक्ट करता है कम्युनिटी की पॉपुलेशंस का, और इसमें क्या डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कौन से एरिया में पर्टिकुलर डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी हाई थी या फिर उस एरिया में कम थी, और कौन कौन से एरिया को मैप के अंदर में स्पॉट किया गया था, मतलब हाईलाइट किया गया था। इसी के अकॉर्डिंग प्लेस के डाटा को एपिडेमियोलॉजिस्ट अपनी सूची में ऐड करता है। नेक्स्ट लास्ट टाइम। एपिडेमियोलॉजिस्ट टाइम के अकॉर्डिंग देखता है जो डिजीज़ स्प्रेड हुई है वो कौन से टाइम पीरियड में ज़्यादा फैली है, मतलब कौन से ईयर में, कौन से मंथ में, कौन से वीक में या कौन से दिन के अकॉर्डिंग।
ये देखता है कि सीजन कौन सा था, विंटर था, समर था या कोई और सीजन तो नहीं था। ये सब ऑनसेट डिजीज़ को मेजर किया जाता है इसके अकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी को पर्सन, प्लेस एंड टाइम को क्यों मेंशन करते हैं इसमें, क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे कुछ एज ग्रुप में स्पेसिफिक डिजीज़ जैसे डिप्थीरिया, मीजल्स, पर्टूसिस ये बच्चे में अर्ली स्टेज पर हो जाती हैं, और मिडिल एज ग्रुप में जैसे ज़्यादातर देखने को मिलता है कैंसर, और ओल्ड एज में आर्थराइटिस ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। सो इन सभी डाटा को कलेक्ट करके एनालिसिस लगाया जाता है कि परसेंटेज, रेट्स और रेशियो के फॉर्म में हमें एक इवैल्यूएशन और एक रिजल्ट हमें एपिडेमियोलॉजिस्ट को मिलता है। नेक्स्ट इज एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में दो तरह से स्टडी कर सकते हैं, कोहेरेंट स्टडी एंड केस कंट्रोल स्टडी। कोहेरेंट स्टडी को हम फॉरवर्ड लुकिंग के नाम से जानते हैं, और इसको हम प्रोस्पेक्टिव भी बोल सकते हैं अगर टेक्निकली वर्ड देखें। और जो केस कंट्रोल स्टडी होती है वो बैकवर्ड लुकिंग होता है, और जिसको हम टेक्निकली वर्ड में रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी के नाम से जानते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कोहेरेंट स्टडी। एक एग्जांपल लेते हैं हम कि 2021 चल रहा है अभी। अगर मैं अभी 100 स्मोकर सेलेक्ट करूं और जिसको मुझे एनालाइज करने के लिए 10 साल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है हो सकता है कि आज किसी ने स्मोकिंग की और कल या फिर परसों उसको लंग कैंसर हो गया। सो दैट्स वाई 2021 में मैं सैंपल ले रही हूँ और मुझे 10 साल का वेट करना पड़ेगा, मतलब 31 तक का मुझे वेट करना पड़ेगा, जिसमें 100 लोगों में कितने लोगों को लंग कैंसर हुआ है। अगर मुझे ये क्वांटिटी 80% देखने को मिलती है तो लंग कैंसर मिलेगा, लंग्स कैंसर होगा। तो स्मोकिंग इज़ द रिस्क फैक्टर्स ऑफ द लंग कैंसर। और अगर यही 10 या 20 लोगों का डाटा अगर मुझे मिलता है जिनको लंग कैंसर है, तो मेरा कंक्लूजन क्या निकलेगा, लंग कैंसर इज़ नॉट अ इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ द स्मोकिंग इज़ नॉट अ इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ द लंग कैंसर। सो 2021 में मैंने सैंपल्स लिए 100, और 2031 तक मुझे वेट करना पड़ेगा कि 100 में से कितने लोगों को कैंसर मिलेगा। तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो मुझे पता चलेगा कि स्मोकिंग इज़ अ मेन कॉज ऑफ द लंग कैंसर। अगर यही क्वांटिटी कम होती है 10, 20, 25, तो इसका मतलब पता चलता है स्मोकिंग इज़ नॉट अ इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ द लंग कैंसर। इसी तरह के इंटरप्रिटेशंस और एनालिसिस को हम कोहेरेंट स्टडी के नाम से जानते हैं। लेकिन इसका मेन और सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेज होता है वो है टाइम। इसमें टाइम ज़्यादा यूज़ होता है हमारा, ठीक है, टाइम का वेस्टेज रहता है, क्योंकि हमें आगे के लिए वेट करना पड़ता है, 10-15 साल वेट करना पड़ता है अपने स्टडी का रिजल्ट जानने के लिए। और जो सेकंड स्टडी है केस कंट्रोल स्टडी में क्या होता था, बैकवर्ड लुकिंग, मतलब पीछे की तरफ। उसमें क्या था, कोहेरेंट स्टडी में हमें आगे की तरफ वेट करना पड़ रहा था, लेकिन इसमें केस कंट्रोल स्टडी में बैकवर्ड लुकिंग, रेट्रोस्पेक्टिव होता है, मतलब हमें पीछे की तरफ वेट तो नहीं करना पड़ता, मतलब पास्ट की तरफ तो नहीं जाएंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, हम 100 सैंपल लेंगे, लेकिन किसके लेंगे, स्मोकिंग के नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम लंग्स कैंसर्स के। लंग्स कैंसर्स के हमने 100 पेशेंट लिए और हम पीछे 10 साल पीछे जाएंगे। कैसे जाएंगे, उन जो हमने सेलेक्ट किए थे लंग्स कैंसर्स, उन 100 इंसानों में की हम हिस्ट्री लेंगे कि वो किसकी वजह से उन लोगों को लंग्स कैंसर हुआ है। कैसे चेक करेंगे, हिस्ट्री से हम चेक करें। अगर 100 लोगों में से अगर केस हमें मिलता है 70 से 80 के बीच में आता है, तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा, स्मोकिंग इज़ अ मेन कॉज ऑफ द लंग कैंसर। और अगर यही केस की क्वांटिटी 10, 20, 25 रहती है, तो हमारा कंक्लूजन निकलेगा कि स्मोकिंग इज़ नॉट अ मेन कॉज ऑफ द लंग कैंसर। सो लंग्स कैंसर्स के कोई और फैक्टर्स रह चुके होंगे, कोई और फैक्टर्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्मोकिंग ही मेन कॉज रहा हो लंग कैंसर का, अगर कम क्वांटिटी आती है लोगों की, ठीक है।
लेकिन इसका जो केस कंट्रोल स्टडी होता है उसका मेन एडवांटेजेस क्या है, इसमें टाइम बहुत कम लगता है, क्योंकि हमें जो सैंपल ले रहे हैं, जो हमें डाटा मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, हिस्ट्री के थ्रू मिल रहा है। लेकिन कोहॉर्ट स्टडी में क्या है, हमें वेट करना पड़ रहा था, उसमें टाइम ज़्यादा खर्च हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है, टाइम हमारा कंज्यूम हो रहा है। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। Next method of epidemiological study is experimental method or experimental study. Experimental study are similar in approach to cohort study, except that conditions are under the careful control of investigator. इसमें क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है वो कोहॉर्ट स्टडी एक जैसी होती है, उसी तरीके से इसे भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है बाय द एपिडेमियोलॉजिस्ट, और इसे बड़े ध्यान से इन्वेस्टिगेट के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है। Experimental studies are done to confirm the etiology of disease, establish the efficacy of preventive or therapeutic measures, and evaluate healthcare services. एक्सपेरिमेंटल स्टडी को हमेशा अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें डिजीज़ के इटियोलॉजिकल मतलब रिस्क फैक्टर्स को कंफर्म कर सकें, या फिर प्रिवेंटिव और थेरेपेटिक मेजर्स को एफिकेसी के साथ इस्टेब्लिश कर सके, ताकि जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज को अच्छे से इवेलुएट कर सके। दीज स्टडीज़ आर डन अंडर कंट्रोल कंडीशन। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हमेशा एक कंट्रोल ग्रुप को भी रखा जाता है।